नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीना सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आज फिर से कोरोना विस्फोट सामने आया है। अभी तक राज्य में 67 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1912 हो चुकी है। 1194 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। 25 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया है। आज अल्मोड़ा में 10, देहरादून में 12, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 2, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 7 नए मामले सामने आए। उधर मंत्री सतपाल महाराज के माली की देहरादून में मौत हो गई है। सतपाल के माली भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 10 जून को इलाज के बाद घर लौटे थे। मंत्री सतपाल महाराज के संक्रमित निकले 22 लोगों में से माली भी शामिल थे और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नेहरू ग्राम स्थित मंत्री की नर्सरी में वो रहा करते थे। 70 साल के माली की अचानक मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि मालिक की मौत सामान्य हुई है, लेकिन इस मौत पर सवाल खड़े होते। क्या राज्य में कोरोना का इलाज ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है या फिर मंत्री के माली को उस तरह का इलाज नहीं दिया गया जैसा इलाज मंत्री जी को मिला? मौके पे तो ये पता चला इसका नाम रतन बहादुर है। मृतक का नाम रतन बहादुर है। लगभग 76 साल का आदमी है और ये सिक्किम का रहने वाला है। बट ये काफ़ी समय से यहीं इसी नर्सरी में काम कर रहा है। बाकी इसकी मौत के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी क्लियर नहीं हो पाई है। ये नर्सरी अभी हाल फिलहाल तो ये सुनने में आया कि ये सतपाल महाराज साहब की है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 22 कारों की खरीद के मामले में नया और बड़ा खुलासा हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 22 नहीं बल्कि 35 कारें खरीदी थी। इनमें से 22 कारें मारुति सियाज की वो प्रीमियम गाड़ियां हैं जिसकी बेस कीमत ही 8,31,000 से शुरू होती है। इसके अलावा महिंद्रा की 13 बुलेरो कारें भी खरीदी गई हैं। इन सभी कारों की डिलीवरी हो चुकी है। इन कारों का ऑर्डर बाकायदा उस दिन 23 मार्च को दिया गया जिस दिन से लॉकडाउन लागू हुआ, अनाउंसमेंट हुई। अब आपको बताते हैं किस किस के लिए कितनी कारें खरीदी गई। महानिदेशालय में निदेशक, अपर निदेशक, वित्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए 7 कारें, डायरेक्टर गढ़वाल और डायरेक्टर कुमाऊं मंडल के लिए 2 गाड़ियां, सभी 13 जिलों के सीएमओ के लिए 13 गाड़ियां, सीएमओ ऑफिस के लिए ही डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर्स के नाम पर 13 बुलेरो कारें खरीदी गई। न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय को सफाई देने आगे आना पड़ा। डीजी हेल्थ अमृता उप्रेती का कहना है कि उनके सीएमओ पिछले 20 सालों से पुराने वाहनों में काम कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही थी और नई गाड़ियां खरीदी गई। हालांकि ये भी कहा गया कि हो सकता है कि ये पुराना ऑर्डर रहा हो जिसकी डिलीवरी अब आई हो, लेकिन अब ये खुलासा हो गया है कि जब कोरोना काल आ गया, पैसों की दिक्कतें भी समझ में आ गई, उसके बाद ये ऑर्डर दिए गए। मैं आपकी बात से जो है सहमत नहीं हूँ कि कोविड के समय वाहन आए। बिल्कुल नहीं आए हैं। वाहन पिछले वित्तीय वर्ष में थे, वित्तीय वर्ष के ही ऑर्डर में थे और पिछले 20 सालों से जो है हमारे सीएमओ परेशान थे। 15 साल की गाड़ियों से चल रहे थे और कोविड में उनको काम करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और उनके द्वारा जो है ढंग से जा भी रही थी तो बहुत ही परेशानी से वो आ जा रहे थे। फील्ड की ड्यूटी है, आप समझ सकते हैं, कोविड में इधर उधर जाना पड़ता है। सूबे में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए खरीदी गई ट्रूनेट मशीनें सवालों के घेरे में हैं। असल में बीते रोज पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जिसकी कोरोना जांच रिपोर्ट ट्रूनेट से पॉजिटिव आई थी। जब सैंपल को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की लैब को भेजा गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई। तभी से इन मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए थे। बीते रोज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जिसका सैंपल लिया गया। उस सैंपल की जांच ट्रूनेट मशीन के जरिए की गई। ट्रूनेट मशीन से जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि मरने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उन्हीं सैंपल्स को जब हायर लैब हल्द्वानी भेजा गया तो वहां से वो रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस तरीके से ट्रूनेट मशीन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति की 2 जांचें होती हैं और दोनों जांचें अलग अलग आती हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की जांच को लेकर 4 ट्रूनेट मशीन प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगाई गई है और ये दावा किया जा रहा था कि इनसे कम से कम नेगेटिव सैंपल को सिलेक्ट करने में उनको मदद मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से पिथौरागढ़ के भीतर ट्रूनेट मशीन का रिजल्ट आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला और काफ़ी संदेह खड़ा करने वाला है। इससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ट्रूनेट मशीन की विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे ने इतनी भारी भरकम धनराशि खर्च करके इन मशीनों को आखिर खरीदा क्यों है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में पलायन आयोग की वार्षिक बैठक चल रही है। बैठक में आयोग के अब तक के कामकाज की समीक्षा के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर भी विचार चल रहा है।
बैठक में पलायन आयोग द्वारा टिहरी जिले के सामाजिक, आर्थिक और पलायन को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट भी पेश की गई। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट का अनावरण किया। पलायन आयोग इससे पहले पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के साथ ही वहां हुए पलायन की रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है। पलायन आयोग के अध्यक्ष एसएस नेगी ने बताया है कि आयोग ने चालू वर्ष में चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों के सर्वे का भी लक्ष्य रखा और इस बैठक में इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा। उधर प्रदेश की अगर हम बात करें, 10 एसिड अटैक पीड़ितों के साथ महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। लॉकडाउन टाइम पीरियड में उनके सामने आई समस्याओं और आगे उनके लिए रोजगार की संभावनाओं को लेकर बातचीत की गई है। साथ ही जिन एसिड अटैक पीड़ितों को अभी तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन नहीं दी जा रही है, उनकी पेंशन लगवाने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो किस प्रकार से हम इनको जो इच्छा रखती हैं, चाहे वो जॉब करने के संदर्भ में है, जो शिक्षा है, उस दिशा में हम काम करेंगे। कुछ स्वरोजगार करना चाहती हैं, चाहे वो मसाला उद्योग करे, चाहे वो अचार का करे, पापड़ का करे, अथवा कोई कोर्स करे। इस प्रकार की भावना कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जिलों को उनको निर्देश दिया है कि उनके पेंशन की कार्रवाई संपूर्ण करें और उनको इस समाज कल्याण के पेंशन से उनको जोड़ा जाए। दूसरा, उनके प्रस्ताव उनके यहाँ मंगाए जा रहे हैं निदेशालय में और उन प्रस्ताव के आधार में आगे की योजना हम लोग तैयार करेंगे। उधर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से मिलने उनके आवास पर 20 साल की युवती पहुंची, जिसने आर्मी में तैनात एक जवान पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि टिहरी का रहने वाला युवक उसे अपने घर ले गया, जहां उसके परिजनों ने उसे मानसिक तौर पर परेशान किया। युवक खुद पोस्टिंग पर चला गया, लेकिन परिवार वालों ने युवती को 9 महीने तक बंधक बनाकर रखा। लॉकडाउन होने की वजह से वो ना तो किसी से संपर्क कर सकी, ना ही अपने घर जा सकी। मामले को मंत्री रेखा आर्य ने गंभीर माना और मामले में राज्य महिला आयोग और आर्मी को भी भेजने की बात कही है ताकि इसकी जांच की जा सके। हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे और महिला आयोग को भी इनके एप्लीकेशन को भेजा जाएगा, जहां पर उस लड़के को जो कि आर्मी में है उसको बुलाया जाएगा और उसके साथ में वार्ता की जाएगी और यदि वार्ता में यदि इनके मामले संभलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी। मुझे न्याय मिलेगा और उस लड़के को जो है सज़ा होगी। और अभी जो है मैं फैसला लेने लायक नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ मैडम, और इस वजह से मुझे टाइम चाहिए और मैं फिर सोच समझ के जब तबीयत सही हो जाएगी सोच समझ के फैसला लूँगी कि मुझे उस लड़के के साथ रहना है। या हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी विभागों से निकाले जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर किस तरह का विरोध जताया, हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने जो है बताया। कांग्रेस भाजपा को घेरने के लिए कई मुद्दों पर काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रही है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता ये पुतला जला रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे साथ सुमित हृदय जो कांग्रेस के यंग लीडर हैं, आप किस बात को लेकर के सुमित भाई प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं संक्षिप्त नहीं, देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं कि स्वरोजगार के लिए वो इतना फंड रिलीज कर रहे हैं और दूसरी ओर जिनके रोजगार स्थापित थे, जैसे 450 जो आउटसोर्सिंग से कर्मी जुड़े हुए थे मंडी में, उनको बाहर निकाल दिया। उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार बेवकूफ़ बना रही है जनता को खुलेआम, और साथ साथ पेट्रोल डीजल के आपने दाम बढ़ा दिए, इतने महंगाई की मार कर दी। क्रूड ऑयल का दाम इतना कम है, क्या औचित्य है इन चीज़ों का? तो दिशाहीन सरकार और बिना किसी को साथ में लिए हुए चल रही सरकार है, इसको जगाने का वक्त है। ये कांग्रेस क्योंकि काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, क्योंकि आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनके बारे में लगातार खबर आ रही है कि वो बाहर किए जा रहे हैं, तो इसलिए कम से कम कोरोना के इस मुश्किल दौर में सरकार को घेरने का मौका कांग्रेस को मिल चुका है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कोटद्वार में सहनगर आयुक्त के विधवा महिला के साथ अभद्र व्यवहार और महिला के डॉक्यूमेंट्स फाड़े जाने के मामले में आज पार्षदों ने निगम में जमकर हंगामा काटा। पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी करते हुए महिला अधिकारी अंकिता जोशी के तबादले की मांग की। सोमवार को एक महिला अपनी फरियाद लेकर सहनगर आयुक्त अंकिता जोशी के पास पहुंचती है, लेकिन महिला अधिकारी फाइल साइन करने के बजाय सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ देती है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब पार्षदों ने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रशासन के स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
में एक महिला के साथ अभद्रता की गई नगर आयुक्त अंकिता जोशी द्वारा आज हम सभी पार्षद उसका विरोध करते हैं और आज जो कल की जो एक घटना है उसके विरोध में आज हम माननीय शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी को एक ज्ञापन प्रेषित करने वाले हैं, जिसमें सभी पार्षदों के द्वारा एक मांग की गई है कि अंकिता जोशी का तत्काल कोटद्वार नगर निगम से ट्रांसफर किया जाए। मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। राज्य के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होगी। 18 और 19 जून को इन जिलों में भारी बारिश होगी। बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। मैं ये कहूँगा कि जो है मैनी प्लेसेस तक, अनेक जगहों तक जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी, हल्की से मध्यम जो है प्रदेश में। और 19 से आगे बात करें 24-25 तक पूरा जो है, जो 5-7 दिन आगे रहेंगे फिर 19 से, तो उसमें तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगह बारिश मिलेगी। और साथ में जो हैवी रेंस भी वो भी एका दुका जगहों में जो खासकर जैसे नैनीताल, पिथौरागढ़ है या टेहरी, पौड़ी, देहरादून की बात करें तो 19 से आगे इनमें जो हैवी रेन भी एका दुका जगहों में वो भी मिलती रहेगी। तो ये कहेंगे कि 19 से लेकर 24-25 तक जो है वो अच्छी बारिश जो है प्रदेश में कंटिन्यूस फिर मिलने वाली है। रोडवेज कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर परेशान हैं। परेशान कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण में भी गए, लेकिन परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के रवैये किससे लग रहा है कि जैसे कर्मचारियों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। न्यूज 18 पिछले 2 दिनों से लगातार इस मामले पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पास तो फोन उठाने का वक्त ही नहीं है। अब ऐसे हालातों में कर्मचारी वेतन को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कर्मचारी यूनियन कुमाऊं क्षेत्र लगातार परिवहन निगम में जो हमारे पूरे स्टेट में लगभग 6000 कर्मचारी हैं रोडवेज में, उन्हें 2.5 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन को लेकर कर्मचारियों के ऊपर काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। मकान मालिक कह रहे हैं कमरा खाली करो। इसी के साथ साथ हमारे जो लगभग 70% कर्मचारी ऐसे हैं जो अल्प वेतन में काम करते हैं। वेतन को लेकर यूनियन तो कोरोना काल में तनख्वाह नहीं मिल रही है, कर्मचारी परेशान है और मंत्री जी इतने बिजी हैं कि फोन ही नहीं उठा पा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हाथियों की बात कर लेते हैं अब। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6 से 8 जून तक हाथी गणना की गई थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मियों ने इस गणना का फील्ड का कार्य तो पूरा कर लिया। अब इसके डेटा का एनालिसिस का काम तेजी से हो रहा है। इसके बाद गणना की विधिवत घोषणा तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा की जाएगी, लेकिन फील्ड से मिले डेटा से कॉर्बेट में उत्साह है। फील्ड के इस डेटा से यहां हाथियों की संख्या का बढ़ना तय माना जा रहा है। 2015 की गणना में यहां 1035 हाथियों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। संभावना है कि इस बार ये संख्या बढ़ी है। हाथियों की गणना का कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत पूरे राज्य में 6 से 8 जून के बीच में किया गया था। अभी उसके एनालिसिस की कार्रवाई की जा रही है। कुछ रेंजों से एनालिसिस करके डेटा प्राप्त हो गया है, बाकी रेंजों से भी प्राप्त की जा रही है। जो इनिशियल रुझान है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या बढ़ेगी, परंतु एग्जैक्ट इस पे कोई कमेंट करना, जो नंबर्स आएंगे उसके बाद ही करना संभव हो पाएगा। उत्तराखंड में फायर सीजन खत्म हो गया है और बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दशक में इस बार जंगलों में आग की सबसे कम घटनाएं हुई, लेकिन साथ ही सियासी गलियारों में जंगल की आग ने खूब उथल पुथल भी इसी साल मचाई। 15 फरवरी से शुरू हुआ फायर सीजन 15 जून को खत्म हो गया। 4 महीने तक चलने वाले फायर सीजन में जंगलों में इस बार पिछले 2 दशक में सबसे कम घटनाएं हुई। इस बार सबसे कम कुल 126 घटनाएं हुई, जिनमें 155 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ। जबकि अगर बीते 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो साल 2015 में आग लगने की 412 घटनाओं में 701 हेक्टेयर जंगल खाक हो गया। साल 2016 में 2074 घटनाओं में 4433 हेक्टेयर जंगल, तो 2017 में आग की 805 घटनाओं में 1244 हेक्टेयर जंगल जल गया। 2018 में 2150 घटनाओं में रिकॉर्ड 4480 हेक्टेयर जंगल जला, तो 2019 में आग की 1641 घटनाओं में 2981 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल आग की चपेट में आ गए थे। और इस साल काफ़ी कम हुआ है और उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे कम हुआ है अभी तक, और 160 के आसपास मान लो, इतना तक का जो है अब तक हुआ है। और अभी मानसून जो है पहुंचने का जो है 2022 के आसपास उम्मीद किया जा रहा है उत्तराखंड में। अब इसके ठीक उलट जंगलों की आग ने इस बार सियासी गलियारों में भी खूब उथल पुथल मचाई।
उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग की फेक न्यूज देश भर में ऐसी वायरल हुई कि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मोर्चा संभालना पड़ा। सीएम के रिएक्शन के बाद कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद ने अपना ट्वीट तक हटाना पड़ा, तो एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक को भी सफाई पेश करनी पड़ी। फायर सीजन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन साइबर थाने में मामला अभी भी चल रहा है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को खुद में समेटे द्रोणागिरी के साथ ही हिमालयी क्षेत्र की जड़ी बूटियां अब धूप अगरबत्ती के रूप में घरों में महकने जा रही हैं। चमोली में जड़ी बूटी वाली अगरबत्तियां बनाई जा रही हैं, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चमोली के कालेश्वर मिनी औद्योगिक संस्थान में धूप अगरबत्ती बनाते हुए ये हैं द्रोणागिरी के आलम सिंह रावत और उनकी टीम। यहाँ द्रोणागिरी और आसपास से लाई गई स्थानीय जड़ी बूटियों से धूप अगरबत्ती बनाने का काम किया जा रहा है। आलम सिंह का कहना है कि स्थानीय स्तर पर पूजा में जिन सुगंधित जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था, उसे ही उन्होंने रोजगार का माध्यम बनाया और सरला मिश्रा के साथ मिलकर जड़ी बूटी से धूप और अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया, जो अब रोजगार का एक बेहतरीन जरिया बन रहा है। और मैं द्रोणागिरी से जो जड़ी बूटी होते हैं उनसे सुगंधित जड़ी बूटियों को लेके यहाँ पे पत्ते अत्ते लेके उनके धूप बनाता हूँ, अगरबत्ती बनाता हूँ। और ये प्रदूषण के लिए नहीं है, ये प्रदूषण रहित है। जड़ी बूटी वाली धूप अगरबत्ती सुगंध के साथ ही एंटीबैक्टीरियल का काम करती है और इससे न सिर्फ धार्मिक कार्य हो रहे हैं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ रहा है। लिहाजा इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। वो धूप स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। उस धूप को जलाने पर हमारा मतलब उसमें कोई भी केमिकल हमने नहीं लगाया, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस धूप की जो राख होती है, वो राख भी एंटीबायोटिक का काम करती है। हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जटामासी, टगर गूगल के साथ ही कई अन्य ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग अभी तक सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही होता था, लेकिन अब इन्हें स्वरोजगार से जोड़कर न सिर्फ इससे आर्थिक फायदा उठाया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य वर्धक अगरबत्ती भी मिल रही है। पहाड़ दूर से काफी खूबसूरत दिखते हैं, पास जाएंगे तो उतने ही सुकून भी देंगे। गर्मी में सर्दी का एहसास देने वाले हिल स्टेशंस अब भी कोरोना की चपेट में हैं। इस सीजन में सैलानियों से रंगीन रहने वाली नैनीताल की माल रोड सूनी है। जून के महीने में कभी सैलानियों की रौनक से भरी इस माल रोड में इस बार सन्नाटा है, तो नैनीताल में पल पल बदल रहे इस दिलकश नजारे से भी सैलानियों की पहुंच दूर है। गर्मी में भी सर्दी का एहसास दे रही नैनीताल की वादियों में कोरोना संक्रमण के चलते माल रोड पर ऐसी ही वीरानी छाई है। बैंड स्टैंड हो, तिब्बती मार्केट या फिर हिमालय दर्शन समेत अन्य पर्यटन स्थल, सभी का हाल कुछ ऐसा ही है। 3 महीने के लॉकडाउन में अब भी राज्य से बाहरी पर्यटकों का इंतजार है, पर जो आसपास के लोग आ भी रहे हैं वो भी गुजरे दौर के दिनों की ही याद कर रहे हैं। 3 महीने से घर के अंदर रहने के आदी हो चुके थे, लेकिन अभी मौसम और नैनीताल को देख के तो किसका मन खुश नहीं होता। पहाड़ों में आके तो वैसे ही हर पहाड़ी को अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए बहुत जल्दी, सब जल्दी कोरोना से मुक्त हों। सीजन जो होता है नैनीताल का, वो भीड़ को लेके ही था। भीड़ दी तो सुनसानी लग रही है, इस जाड़ों की फील आ रही है। बहुत पुरानी जो सीन नैनीताल के हुआ करते थे ना मूवीज में, वो फील हो रहा है कि लॉकडाउन चला, लेकिन हम तो उसका अभ्यस्त हो चुके हैं। अब बाहर निकलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है तो लेकिन चलो अच्छा लग रहा है आज 3 महीने बाद बाहर निकल के। पहाड़ों में अप्रैल से जून तक पर्यटन सीजन होता है। जून महीने में हिल स्टेशन न सिर्फ सैलानियों से गुलजार रहते हैं, बल्कि जून में तो यहाँ मेले जैसा माहौल भी देखने को मिलता है। नैनीताल की माल रोड पर पर्यटकों की चहलकदमी से न सिर्फ शहर की रौनक खूबसूरत होती रही है, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और बोट टैक्सी के कारोबार को भी काम मिल रहा था। हालांकि इस बार इन सब पर मार पड़ी है। सर, इस जून में तो पहली बार ऐसा माहौल देखा है। बिजनेस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया हमें भी, लेकिन जून में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है जो इस तरह का माहौल बना हुआ है। और आगे आप कह रहे हैं टूरिस्ट आने वाले, हमें नहीं लगता कि टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है कि जब टूरिस्ट आना शुरू होंगे तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। अभी कोई उम्मीद नहीं है कि टूरिस्ट आएंगे। गर्मियों की छुट्टियां लोग अक्सर हिल स्टेशन पर ही मनाना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार छुट्टियां तो हैं, लेकिन नैनीताल जैसे हिल स्टेशन लोगों की पहुंच से दूर ही हैं। जून में शायद ही किसी ने इस तरह की तस्वीरें वीरान नैनीताल को देखा हो, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो भी अब मायूस हो रहे हैं।
हालांकि उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो ताकि पर्यटन एक बार फिर रफ्तार पकड़ सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। कोरोना का बड़ा असर वेडिंग पॉइंट के बिजनेस पर भी पड़ा है। 22 मार्च से लेकर अब तक देहरादून के करीब 120 वेडिंग पॉइंट्स जो हैं 70 से 80 करोड़ का नुकसान झेल चुके हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने वेडिंग पॉइंट्स यानी कि शादी समारोह वाले जगह में 50 लोगों के साथ ही शादी की परमिशन दी है, लेकिन वेडिंग पॉइंट मालिक 50 लोगों की परमिशन से नाराज हैं। मालिकों का कहना है कि कोई भी परिवार 50 लोगों के लिए 1-1.5 लाख का वेडिंग पॉइंट बुक नहीं करेगा, जिसमें खर्च निकालना मुश्किल है। हम 50 आदमियों में से अपना खर्चा निकाल ही नहीं सकते क्योंकि लेबर का खर्चा इतना है और उसको सजाने संवारने में ही इतना खर्चा हो जाएगा जो कि पार्टी को देना मुश्किल पड़ेगा। हाँ, ये भी एक कंफ्यूजन है क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस इनकी 50 की आई है उसको लेके अभी कंफ्यूजन है, लोग आगे की बुकिंग्स वगैरह नहीं कर पा रहे हैं उसको लेके। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि वेडिंग पॉइंट बिजनेस से तमाम लोगों के काम जुड़े हैं, इसलिए सरकार को 150 लोगों तक की अनुमति शादी के लिए देनी चाहिए। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि वो इस मामले में सरकार से बात करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको खोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाकर इनको खोलना चाहिए। बड़े बड़े वेडिंग पॉइंट है, अगर 100-150 चेयर लग जाएंगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो वेडिंग पॉइंट ऑनर्स हैं, जाहिर तौर पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है और काफ़ी पैराफेरनेलिया उसका खर्चे होते हैं, तो उसको व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इस पे उनके एसोसिएशन की जो डिमांड होगी उस पर सरकार विचार भी करेगी। कोरोना को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है कि महामारी कब खत्म होगी और इसी डर से अक्टूबर-नवंबर की बुकिंग भी अभी तक नहीं आ रही, जबकि मार्च-अप्रैल में लॉकडाउन की बुकिंग के दौरान ही एडवांस पेमेंट वापस करनी पड़ी थी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।